पश्चिम बंगाल में इलेक्शन के दौरान विश्वगुरु मोदी जी का 10 रुपए वाला झालमुरी का ड्रामा से लेकर अंजना जी का चाटुकारिता का मिसाल तो देखा होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कुछ ही दिन के बाद पड़ोसी देश नेपाल की जेनजी प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह का पहला राजकीय दौरा भारत से शुरू होने जा रहा है। अपने सरकारी प्रतिनिधिमंडल और विदेश मंत्री सहित के उच्च स्तरीय राजनीतिक कूटनीतिक टीम के साथ प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह भारत आएंगे। दुनिया के सबसे युवा प्रधानमंत्रियों में से एक बालेन्द्र शाह का नई दिल्ली के हवाई अड्डे पर समकक्षी पीएम मोदी जी का गर्मजोशी से स्वागत किया जाएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह उन चर्चित व्यक्तियों में शामिल है जिन्हें टाइम मैगजीन की टॉप 100 सूची में स्थान मिला था, जिस सूची में यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से लेकर चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग तक शामिल है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या पता है, बालेन्द्र साहब जब भारत आएंगे मोदी जी का एक स्क्रिप्ट तो तैयार है जिसको हम भी एक्सपोज कर सकते हैं। दुनिया के सबसे चर्चित युवा लीडरों में से एक पीएम बालेन्द्र शाह को देखते ही प्रधानमंत्री मोदी कहने लगेंगे वेलकम टू माय फ्रेंड, वेलकम टू माय इंडिया कहते हुए जोर जोर से गले लगेंगे। साथ ही वो अपनी वो असामान्य मुस्कान के बरसार करेंगे, जोर जोर से हंसने लगेंगे, जिसके कारण मोदी कई बार ट्रोल का शिकार बनते आ रहे हैं। गजब बेइज्जती है। देखा जाए तो दोस्तों, भारत में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के करोड़ों फैन है, जिस कारण भी मोदी जी का इस बार अपने देशवासियों के भावनाओं का सम्मान करते हुए भी उनके स्वागत में विशेष और रचनात्मक अंदाज दिखाना पड़ेगा। लेकिन असली दिलचस्प नजारा तो तब होगा जब एक तरफ मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम की राजनीति से उभरे 75 इयर्स के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और दूसरी तरफ नेपाल के पारंपरिक राजनीति और दलों को हराकर 2/3 मेजोरिटी से चुने गए सिर्फ 35 साल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह होंगे, जो केवल एक रैपर ही नहीं बल्कि एमटेक इंजीनियर भी है। उस वक्त गोदी मीडिया के कई जाने माने एंकर अर्नब, अंजना और सुधीर मीडिया में बालेन्द्र साहब और मोदी जी का रिश्ता का बखान करेंगे, मोदी और बालेन्द्र साहब के तुलना करने लगेंगे। देखा जाए तो दोस्तों, मोदी जी है अनपढ़ लेकिन बालेन्द्र साहब है रैपर ही नहीं, पढ़े लिखे एमटेक इंजीनियर। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एमटेक इंजीनियर रहे नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र साहब के साथ बात करने के लिए पीएम मोदी संभल कर बात करना पड़ेगा। सड़क की नालियों से गैस निकालने वाले बात इंजीनियर पीएम बालेन्द्र साहब के साथ नहीं चलेगी। लेकिन दोस्तों, सबसे अहम बात है कि छोटे से देश के प्रधानमंत्री का दौरा समझकर भारत इस बार बालेन्द्र साहब को नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह का भारत दौरा भाजपा और हिंदू मुस्लिम गाय गोबर वाली राजनीति पर मिसाइल मारने की ताकत रख सकता है। हालांकि नेपाल में नए सरकार गठन हुआ सिर्फ 1 महीना ही हुआ है, लेकिन वहां के पूर्व गृह मंत्री सुदन गुरुङ ने मंत्री बनने के केवल 26 दिनों के भीतर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों पता है दोस्तों आपको? कोई भ्रष्टाचार या बड़े बड़े कांड नहीं, सिर्फ इस शख्स का इस्तीफा का तार नैतिकता से जुड़ा हुआ है। माना जाए तो नैतिकता वो दीपक है जो अंधेरे में इंसान को रास्ता दिखाते है। जब सब कुछ खो जाए तब भी नैतिकता बची है तो इंसान अब भी जिंदा है। नैतिकता के वजन इतना होता है कि जिसको कोई तौला नहीं जा सकता। नैतिकता का मूल्य इतना होता है कि जिसे कोई खरीद ना जा सकता। दोस्तों, अगर ये डायलॉग किसी पर फिट बैठता है तो वो इस समय नेपाल के पूर्व गृह मंत्री सुदन गुरुङ साहब पर पूरी तरह से लागू होता है। जब भारत के राजनीति में नैतिकता के शब्द केवल शब्दों तक सीमित हो जा रहा है, जहां कई आपराधिक आरोपों का सामना कर चुके व्यक्तियों को ऊंचे पदों पर बैठाया जाता है, जैसे सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया, और छोड़िए स्वयं गृह मंत्री अमित शाह को भी तड़ीपार जैसे शब्दों से जोड़ा जाता है। दोस्तों, शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि लोकतंत्र का इतना सशक्त उदाहरण नेपाल प्रस्तुत कर रहा है कि जहां की सरकार न केवल मीडिया और जनता द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देती है, बल्कि किसी छोटे से छोटे गलती के सामने आने पर भी मंत्री पद से इस्तीफा देकर निष्पक्ष जांच के लिए रास्ता साफ किया जाता है। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की सरकार गुड गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी का एक मजबूत मिसाल पेश कर रहा है। दोस्तों, अब हम बताते हैं कि गृह मंत्री रहे सुदन गुरुङ ने कैसे राजीनामा दिया। 22 अप्रैल 2026 नेपाल के राजधानी काठमाडौँ के सिंह दरबार में नेपाल के नए निर्वाचित 35 साल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह सरकार के 37 साल के गृह मंत्री सुदन गुरुङ ने दोपहर में अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह को सौंप दिया। 2/3 बहुमत से निर्वाचित सरकार के गृह मंत्री ने केवल 27 दिन में इस्तीफा क्यों दिया? इसका प्रमुख
प्रमुख कारण यह था कि इससे पहले की सरकारों को प्रभावित कर व्यवसायिक लाभ लेने वाले विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्ट के साथ एक इंश्योरेंस कंपनी में शेयर होने के बाद जन आस्था नामक पत्रिका ने उजागर की थी, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 11 अप्रैल 2026 सार्वजनिक किए गए बालेन कैबिनेट की संपत्ति विवरण में उक्त शेयर का नाम उल्लेख नहीं पाया गया था, जिसके बाद समाचार माध्यमों में यह खबर आ गई कि गृह मंत्री सुदन गुरुङ ने इस्तीफा दे दिया। गृह मंत्री रहे सुदन गुरुङ को इस्तीफा देकर संपत्ति जांच में सहयोग करने का निर्देशन स्वयं पीएम रहे बालेंद्र शाह ने दिया था। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल के अंदर जांच का सामना कर रहे दीपक भट्ट के साथ वित्तीय संबंध यानी कि फाइनेंशियल कनेक्शन पाए जाने वाले सवाल पर इस्तीफा देते हुए सुदन गुरुङ ने इस्तीफे के दौरान आपने सोशल मीडिया पर एक ऐसा कैप्शन लिखा जिसने राजनीति में नैतिकता की ताकत का एक नया मानक स्थापित कर दिया। इस्तीफा देने के बाद भी वीआईपी कल्चर को समाप्त करने वाले पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली से लेकर पूर्व गृह मंत्री तक को भी जेएनजी प्रोटेस्ट में जेएनजी की हत्या करने के आरोप में जेल तक पहुंचाने वाले सुदन गुरुङ को फिर से गृह मंत्री के रूप में पुनर्बहाल करने का दबाव बढ़ने लगा है। गृह मंत्री से इस्तीफा देने वाले सुदन गुरुङ को गृह मंत्री के रूप में पुनः बहाल करने के मांग को लेकर नेपाल के जेएनजी युवाओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन शुरू किया है। गृह मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले सुदन गुरुङ के पक्ष में नेपाल की जनता का भारी समर्थन देखा जा रहा है, लेकिन पुराने राजनीतिक दलों के भ्रष्ट नेता शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड और केपी शर्मा ओली की राजनीतिक विरासत को समाप्त कर गृह मंत्री बने सुदन गुरुङ को ही जांच के बाद पुनः गृह मंत्री के पद पर बहाल करने की मंशा प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ऐसा नेपाल की वर्तमान राजनीतिक स्थितियों को नजदीक से देख रहे राजनीतिक एक्सपर्ट का कहना है। लेकिन दोस्तों, अब हम मूल मुद्दों पर आते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री का भारत भ्रमण में कूटनीतिक क्या सवाल हो सकता है, कूटनीतिक क्या छलफल हो सकता है, सहमति क्या बन सकता है मोदी साहब के साथ। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध और मजबूत बनाने का विषय मुख्य रह सकता है। भारत और नेपाल के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से निकट होने के कारण उच्च स्तरीय बैठक में विश्वास और सहयोग के वातावरण बढ़ाने पर चर्चा हो सकता है। देखा जाए तो बालेन साहब नेपाल के वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने काठमांडू महानगर के मेयर रहते हुए अपने कार्यकाल में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाया था, जो अंग्रेजों का दौरा वो 1816 से पहले विशाल नेपाल का नक्शा था, जिसमें टिस्टा से लेकर कांगड़ा तक का विशाल हिमालय का भूगोल था। इस बार उन्हें भारत के साथ नेपाल के चुच्चे नक्शे के बारे में बातचीत करने की चर्चा है दोस्तों, जिसमें टिस्टा से लेकर कांगड़ा तक का विशाल हिमालय का भूगोल था। इस बार बालेंद्र शाह भारत के साथ नेपाल के चुच्चे नक्शे के बारे में बातचीत करने की चर्चा भी है, जिसमें लिफू लेक, कालापानी और लिम्पियाधुरा के बारे में स्पष्ट रुख रखने की बात कही जा रही है। ट्रेड और ट्रांजिट के संबंधित समझौते महत्वपूर्ण रहने की चर्चा है। नेपाल के निर्यात आयात को आसान बनाने और सीमा चौकियों के प्रबंध में सुधार करने की कस्टम प्रक्रिया को सरल बनाने जैसे चर्चा हो सकती है। ऊर्जा क्षेत्र विशेषकर जल विद्युत परियोजना में सहयोग और नेपाल से भारत की बिजली निर्यात बढ़ाने, नए ग्रिड कनेक्टिविटी का विस्तार करने और निवेश आकर्षित करने जैसे विषय उठ सकते हैं। बुनियादी ढांचे का विकास जैसे रेलवे, सड़क और कनेक्टिविटी परियोजना में बातचीत हो सकती है। भारत नेपाल में चल रही कुछ परियोजनाओं में तकनीकी और आर्थिक मुद्दे पर भी सवाल हो सकता है। दोस्तों, इसी के साथ आज की सामग्री से हम टाटा बाय बाय करना चाहते हैं। आज की सामग्री कैसी लगी कमेंट करना ना भूलिए और सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। थैंक यू सो मच।